अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे थे इस वीक के आगाज़ से हमने देखा, लेकिन आज के दिन करेक्शन विटनेस की गई है। 45,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर हमने लूज़ किया है। 44,500 साइकोलॉजिकल बैरियर मार्केट का अबव क्लोजर हुआ है। इट मीन्स के मार्केट के अंदर ये करेक्शन विटनेस की गई है। रिकवरी मोड था, मार्केट काफ़ी हद तक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही थी, एक बुलिश परफॉर्मेंस दिखाई दे रही थी। और अब हमने देखा आज के दिन कुछ ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट टेकिंग की गई है और ओवरऑल देखा यह जा रहा है कि कुछ स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स हैं जिनके अंदर डेली बेसिस पे अच्छा खासा काम हो रहा है, जिसका इंपैक्ट मार्केट जो है वो ज्यादातर उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए दिखाई दे रही है और इसी इंपैक्ट पे आज के दिन भी गिरावट विटनेस की गई है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। मार्केट की परफॉर्मेंस क्या रही? ओपन हुई मार्केट 45,450.31 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 45,612.95, लोअर वाज 44,641.41 एंड फाइनली क्लोजर रहा 44,724.09। कंप्लीटली हम फ्लक्चुएशन आज की मार्केट में देख रहे हैं। चेंज रहा 726.22 का डिक्लाइन। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 554.31 बिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में इजाफा नजर आता है 43.95 बिलियन शेयर्स का और वैल्यू रही 23.72 बिलियन रुपीस। और वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। पाइको पेट्रोलियम इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.06 के डिक्लाइन के साथ। 10.404 पे क्लोजर। 57.88 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। सेकंड स्पॉट पे के इलेक्ट्रिक। कुछ न्यूज़ है जिसका इंपैक्ट आज वॉल्यूम लीडर में भी दिखाई दे रहा है। 0.02 का इजाफा देखा गया। 4.12 पे क्लोजर रहा। 49.48 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली टीआरजी पार्क 9.31 का डिक्लाइन देखा गया। 138.59 पे क्लोजर रहा। 39.26 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स। मार्केट की करंट परफॉर्मेंस ओवरऑल यही दिखाई दे रहा है। जो स्क्रिप्ट्स डेली बेसिस पे लाइमलाइट में होते हैं वॉल्यूम लीडर्स में पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो नेक्स्ट डे कुछ नेगेटिविटी परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है वो है टेली कम्युनिकेशन सेक्टर। पाकिस्तान में काफ़ी वेटेज दिखाई देता है और ओवरऑल हम ये भी देखते हैं कि मार्केट के अंदर अगर आईटी की स्पेसिफिकली बात हो तो यहाँ भी काफ़ी हद तक कोविड के दौरान वेटेज दिखाई देता है। ये रिपोर्ट देखें, वापस आते हैं। आज से चंद दहाइयों कबल जब दो सेलुलर फोन कंपनीज ने पाकिस्तान में काम शुरू किया तो मोबाइल फोन सिर्फ एक महंगा शौक समझा जाता था। इसी वजह से इब्तदाई चंद सालों में पाकिस्तान में मोबाइल फोन रखने वाले अफराद की तादाद बहुत कम रही, लेकिन आज मोबाइल फोन पाकिस्तान के हर शोबा जिंदगी के पेशावर अफराद, सहाफियों, घरेलू इस्तेमाल हद तक के छोटे बच्चों तक की दस्तरस में आ चुका है। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर मईशत, तिजारत, बरामदात, तालीम, सेहत और मुल्क के दीगर शोबों में बेहतरी में अहम किरदार अदा करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान में इस सेक्टर में गुज़श्ता अरसे में होने वाली तरक्की से कई इदारों की डिजिटलाइजेशन में तेजी आई है। पाकिस्तान के नौजवानों में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को लेकर बेपनाह सलाहियत मौजूद है और कई नामवर कंपनीज के अलावा अब हर खास व आम सतह पर मोबाइल टेक्नोलॉजी लोगों में अपनी जगह बना चुकी है, क्योंकि हुकूमत ने इस सेक्टर में काबिल नौजवानों की हर मुमकिन तरीके से ऐसी सहूलत कारी की है जिससे इस शोबे से वाबस्ता लाखों नौजवानों को अपनी सलाहियतें बरूए कार लाने, नौकरियों के मौके भी मैसर आ रहे हैं। मोबाइल अब हर वक्त इस्तेमाल की जरूरी चीज ही नहीं बल्कि मुआशरती कैदोबंद से आजादी की अलामत बन चुका है। गुज़श्ता 10 साल में आईटी और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर ने बड़ी तेजी से तरक्की की। पाकिस्तान को डिजिटल सदी की तरफ ले जाने में मोबाइल कंपनीज का बड़ा अहम रोल रहा। मुल्क में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का फरोग हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान एक बढ़ती हुई डिजिटल मईशत है जिसने पिछली दहाई में डिजिटल तर्ज जिंदगी को बड़े पैमाने पर अपनाया है। पाकिस्तान में टेलीकम्युनिकेशन और अब बिलखुसूस 5G टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल में पाकिस्तान की मुआशी तब्दीली, मुआशरती तरक्की और लोगों के जरिए माश में बेहतरी लाने के लिए मजीद गहरी और तवील मुद्दती तब्दीलियां लाएगी। तवक्को की जा रही है कि 5G सेहत की देखभाल, ज़राअत और तालीम पर असर डालेगी और अगर इस शोबे से कौमी खजाने को पहुंचने वाले फवाइद की बात की जाए तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सिर्फ बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के सामान में मोबाइल फोन्स पर टैक्स की मद में अरबों रुपए इकट्ठा किए हैं। पाकिस्तानी माशरे में घर घर स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की मौजूदगी भी इस बात की शाहिद है कि मुल्क में दुनिया का बेहतरीन नेटवर्क काम कर रहा है, जो कि इंतहाई जदीद और मयारी आईटी सहूलियात कम तरीन कीमतों में हर शहरी को उसकी दहलीज पर फराहम करता है। जबकि वज़ीर आज़म का वाज़ेह पैगाम है कि आईटी मुल्क का मुस्तकबिल है, लिहाजा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फरोग हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल रहेगा।
हमेशा से ये देखा गया है कि मोबाइल या फिर अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वो ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बनती है, और अभी भी हम यही देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का भी ये विजन दिखाई दे रहा है कि डिजिटलाइज पाकिस्तान हो, और जितना डिजिटल काम होता है उतना फास्ट ट्रैक पे काम होता है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महमूद अहमद खान साहब, आप बिल्डर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, सर वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं सलमान नकवी साहब, आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू। सलमान साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। बिस स्टॉक के अंदर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी। सर, सबसे पहले ये बताइए कि टेली कम्युनिकेशन पाकिस्तान का बहुत वेटेज रखता है, ख़ासकर अगर हम कोविड की बात करें। इस सूरत हाल के अंदर आईटी या टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा काम आई है और कोई सेक्टर इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं हुआ, उसका वेटेज भी नहीं रहा और काम भी नहीं आया। ऐसा अब तो नीड ऑफ द आवर भी दिखाई दे रहा है ये चीज़ें, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर में खाली यही सेक्टर सबसे ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बनने वाला है। नेचर ऑफ बिजनेसेस भी चेंज हो रहे हैं। योर टेक ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने कहा बिल्कुल दुरुस्त है, और इस वक्त पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बिज़नेस हुआ है, हाईएस्ट जो वॉल्यूम्स हुए हैं, जो सबसे ज़्यादा टर्नओवर हुआ है, वो आईटी बिज़नेस का है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की टर्नओवर्स हुए हैं पूरे वर्ल्ड में। पाकिस्तान में भी बड़ी ज़बरदस्त तरक्की हुई है, ख़ास तौर पे कोविड-19 के बाद जब दुनिया लॉकडाउन की तरफ गई तो सारा बिज़नेस और सारी कम्युनिकेशन जो है वो आईटी सेक्टर के ऊपर आ गई थी। उसके बाद से इसके फ़रोग़ में बड़ा इजाफा हुआ, और इसके साथ साथ ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस पे, जिस पे पाकिस्तान भी ज़ोर दे रहा है, पूरी दुनिया ज़ोर दे रही है, उसकी वजह से भी आईटी इस वक्त एक बहुत बुनियादी और एसेंशियल ज़रूरत बन चुका है। अब दूर दूर से बैठे हुए पाकिस्तानी पाकिस्तान में अकाउंट्स खोलते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अकाउंट खोल लेते हैं, जो एक वक्त में इंतहाई मुश्किल तरीन नामुमकिन काम होता था, और अब वो 1 से 2 दिन के अंदर अंदर जो है हो जाता है। इसलिए इसका फ़रोग़ बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में भी इसकी एक्सपोर्ट जो टारगेट रखा गया है वो $5 बिलियन का आइंदा आने वाले दिनों में रखा गया है, और इस साल भी इसमें कम से कम 30 to 40% सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट में पाकिस्तान में ग्रोथ आई है, और आने वाले दिनों में इसमें हम मज़ीद इजाफा देखेंगे। थ्रू रोशन डिजिटल अकाउंट आपने कहा कि काफ़ी हद तक एक प्रॉपर चैनल था जो कि पहले मौजूद नहीं था। इन चैनल्स की भी कमी थी। आई गेस पहले हम देख रहे थे कि ऐसी कुछ हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद नहीं थी जिसको जो है वो अवेल किया जाए और अपना काम किया जाए डिजिटली। और अगर हम बात करें कि मैनुअली काम होता है तो वो तो बहुत लेट और बहुत डिले होता है। अब जबकि डिजिटली काम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट करना आसान हो गया है, तो मार्केट के अंदर आप उसका कितना एम्फेसिस देख रहे हैं, या ओवरऑल रियल एस्टेट पे देख लें या डिफरेंट सेक्टर्स में देख लें? बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। देखें, जो बाहर इन्वेस्टर है वो अब हमारे साथ ही समझ लें वो काम कर रहा है पाकिस्तान में, और रोशन डिजिटल अकाउंट में आप ये देखें कि हार्डली 2-4 महीने इसको हुए हैं, 1 लाख से ज़्यादा अकाउंट खुल चुके हैं, और मोर देन $600 मिलियन से ज़्यादा की इसमें जो है पाकिस्तान में फ़ॉरेन एक्सचेंज की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। फ़िलहाल बॉन्ड में ज़्यादा हुई है, प्रॉपर्टी में और स्टॉक मार्केट में भी, लेकिन ये हम समझते हैं इंशाल्लाह ताला अगले 1 साल 2 साल में शायद ये $2-4 अरब तक आराम से चली जाएगी, और अकाउंट्स की तादाद भी यहाँ से डबल या ट्रिपल हो जाएगी। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे बस आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा हम इसमें चेंजेस देखेंगे। जी सर, अब दिखाई ये दे रहा है मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं। अगर हम खाली आईटी सेक्टर की बात करें तो कैसा दिखाई दे रहा है? कोविड की सूरत हाल को विटनेस करें और लास्ट ईयर से अब तक की परफॉर्मेंस देखें, वेटेज कितना दिख रहा है? देखें, बहुत ज़्यादा वेटेज है। मैंने कहा पूरी दुनिया, और इस वक्त दुनिया की कैपिटल मार्केट्स को अगर हम लेते हैं तो ऑल टाइम हाई के ऊपर इस वक्त डो जोन्स और नैस्डैक और इंडिया की सेंसेक्स और दूसरी जितनी भी बड़ी कैपिटल मार्केट्स हैं, सिवाय यूरोप को कुछ छोड़ के, उसकी वजूहत हैं, वो इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड्स पे ट्रेड कर रही हैं, और बड़ा हैवीली ट्रेड कर रही हैं, बावजूद इसके कि 4-6 महीने उनके बिजनेस बंद रहे हैं, बावजूद इसके लॉकडाउन्स रहे हैं। तो उसकी बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ आईटी सेक्टर है, बुनियादी सबसे बड़ी वजह। और इंशाल्लाह यही इम्पैक्ट हम पाकिस्तान के आईटी सेक्टर पर देख रहे हैं। हमारे स्टॉक में इस वक्त जो भी इम्प्रूवमेंट आई है उसमें आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस साल और इस साल के आखिर तक ये और ज़्यादा इसमें इजाफा हो जाएगा। बिल्कुल इजाफा होते हुए दिखाई देगा। महमूद साहब, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी कि आईटी के बारे में एक तो आप मुझे ये बताइए कि एक इकॉनमी को फ़रोग़
नाज़रीन, बराह रास्त हम आपको लेकर चल रहे हैं इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। Perspective. Clearly, the world is going through profound transformation. Indeed, this is another pivotal, defining moment in history. New security partnerships are being forged. Old alliances are being reinforced and even fortified. Policies of containment are once again ascendant, perhaps sowing the seeds of a new Cold War. During the past few years, the world witnessed renewed competition, accentuating rivalries and even a drift towards confrontation. Globalization and multilateralism were severely undermined by unilateralism and sharpening geopolitical tensions. Major power competition has become distinct. The mix of old and new conflicts and disputes is threatening peace and security in different parts of the world. Amidst this complex global dynamics, threats are being magnified by some in order to justify their relentless arms buildups and hegemonic designs. Geographical and maritime borders are being redefined to advance motivated geostrategic agendas. Alliance building and military dominance through power projection are taking shape. The misplaced notion of net security provider is being applied in our own region in disregard to the legitimate security interests of others. The cardinal principle of equal and undiminished security for all states is being undermined. New and emerging technologies are being weaponized at breakneck speed. Warfare is being fundamentally transformed due to these disruptive technologies. Yesterday's science fiction is becoming today's reality. Frontiers are being constantly pushed in the outer space, cyberspace, and in the domain of artificial intelligence. Disinformation and fake news is being spread as tools of statecraft. Terrorism in Pakistan has been actively sponsored, aided, and abetted from across our borders. The introduction of destabilizing weapon systems in our region, coupled with offensive doctrines and a growing propensity of military misadventurism, is accentuating challenges to strategic stability. Ladies and gentlemen, despite all these developments around us, marked by turbulence and volatility, Pakistani leadership's vision of Naya Pakistan is focused around economic security for the well-being and welfare of our people. While fully resolved to protect our vital national security interests, our emphasis is shifting from geopolitics to geoeconomics. Pakistan's location makes it a natural hub for economic confluence for competing states. Rather than partake in geopolitical competition and rivalries, Pakistan is advocating coexistence and win-win cooperation. Pakistan has decided not to be a part of any regional conflict and has consciously chosen to be only a partner for peace and development. Just recently, we hosted the navies from 45 countries in a multinational naval exercise with members of NATO, to Russia and China among its participants. Ladies and gentlemen, specifically, Pakistan is calling for
inclusive and cooperative approaches based on enhanced economic partnerships. We are positioning Pakistan as an economic hub and melting pot for positive global interests. Centered on economic security, our focus is on three pillars of connectivity, providing economic basis as development strategy, and peace within our borders and beyond. To leverage the economic potential of the country, multiple variants of diplomacy are being actively employed by the Foreign Ministry, including economic diplomacy, public diplomacy, digital diplomacy, and science diplomacy. New avenues are being explored beyond our traditional partnerships, expanding to Africa through the Engage Africa initiative. Economic outreach to ASEAN and the European Union is being qualitatively upgraded. The transformational China-Pakistan economic corridor, a hallmark of Pakistan's all-weather strategic cooperative partnership with China, is the quintessential connectivity project. Besides contributing to Pakistan's economic turnaround, CPEC is poised to contribute to regional prosperity. Pakistan offers the shortest route to international seas to the western part of China and to the Central Asian republics through the Karachi and Gwadar ports. We envision Pakistan emerging as the gateway to landlocked Central Asia and Afghanistan. We will endeavor to reap peace dividends in Afghanistan in the form of enhanced connectivity with Central Asia. Pakistan has steadfastly supported an Afghan-led and Afghan-owned peace process. Our approach is defined by the conviction that there is no military solution to the conflict in Afghanistan. Pakistan's constructive engagement and positive contributions to the Afghan peace process facilitated the US-Taliban peace agreement and the commencement of intra-Afghan negotiations, a fact duly recognized by the international community. It is imperative for the Afghan parties to seize this historic opportunity and work together to secure an inclusive, broad-based and comprehensive political settlement. Pakistan will continue to support this noble goal as we go forward. Distinguished participants, in principle, Pakistan is also ready to consider East-West connectivity to help address challenges of poverty and underdevelopment in South Asia. But obviously, we need a willing partner that is ready to engage in good faith, that is prepared to eschew belligerence, and that is committed to meaningfully address the factors that have bedeviled peace and security in South Asia for decades. Durable peace, security, and development in the region hinge on peaceful resolution of the long-standing Jammu and Kashmir dispute. It is clear that India's illegal and unilateral actions of 5th August 2019 in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir and the ensuing military siege and indiscriminate repression of Kashmiris caused incalculable damage to the prospects of peace. Our government had, at the outset in 2018, offered that if India took one step for peace, Pakistan will take two. But unfortunately, India chose to take several steps backwards. And the world saw the consequences. South Asia once again teetered on the brink. India must stop violations of human rights and fundamental freedoms in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, halt its illegal attempts to change the demographic structure in the occupied territory, and implement
the UN Security Council resolutions which guarantee the Kashmiris' right to self-determination through a free, fair, impartial plebiscite under UN auspices. It must also rethink its policy of fomenting destabilization in Pakistan and embrace a progressive agenda that can benefit the entire region. Mutually agreed restraints on nuclear capabilities and conventional forces remain indispensable for strategic stability in South Asia. In essence, the onus is on India to create an enabling environment. Ladies and gentlemen, Pakistan's vision of peace, development and connectivity offers an entirely new paradigm. Our outlook and trajectory are fundamentally transformed. The international community, particularly the Western world, needs to update their perceptions and their outlooks. Enhanced trade, investment, energy security, tourism, and people-to-people exchanges are our higher priorities. Our primary interest is in sustaining a peaceful, stable, and prosperous world order that takes everyone on board and leaves no one behind. We call for shedding zero-sum perspectives and for preferring cooperation over confrontation. Pakistan will remain committed to peaceful coexistence, cooperative multilateralism, and win-win outcomes. We will always support a rules-based and inclusive global order for advancing the shared objectives of peace, progress, and prosperity. I thank you. वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद में मौजूद, जहां नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग हो रहे हैं, इसी में वज़ीर ख़ारिजा इजहार ख्याल कर रहे थे। कहना उनका यह है कि गुज़श्ता कुछ बरसों में देखने में आया है कि आलमी और सियासी मैदान में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आती दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ये चाहता है कि उसके हमसाया ममालिक के अंदर ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में अमन आए और इसके लिए वो बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का हामी है। साथ ही साथ जब पाकिस्तान की बात हो रही है तो वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ये चाहता है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो जुल्म व बर्बरियत की जा रही है मकबूजा कश्मीर की जानिब से, उसको जल्द अज जल्द ख़त्म किया जा सके। क्या क्या चैलेंजेस दरपेश हैं आलमी बरादरी को, दुनिया भर को, और इन चैलेंजेस का हल क्या है, किस तरह से मसाइल को हल किया जा सकता है, वज़ीर ख़ारिजा इस पर रोशनी डाल रहे थे। बराह रास्त हमने आपको दिखाया। मज़ीद खबरों के लिए हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट जा रहा है वो कितना पॉजिटिव जा रहा है। महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सर, देखा ये जा रहा है कि टेक्नोलॉजी डे बाय डे इम्पैक्ट दे रही है इकोनॉमी के ऊपर, और न्यू जनरेशन खासकर जो आ रही है वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली दिखाई दे रही है, तो कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ये हमारी खुशकिस्मती है कि अब हमारे यहाँ का नौजवान बच्चा इस तरफ आ गया है, और ख़ास तौर पे कोविड के बाद जब स्कूल बंद हुए और लोगों ने अपनी एजुकेशन भी जो है ना स्कूलों में इस तरफ ले आए कि भाई कोविड कि कुछ लोग घरों में बैठ के अपनी एजुकेशन को पूरा करें, तो आने वाले वक्त के लिए हमारी जो जनरेशन है वो उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। पूरी दुनिया में तो ऑलरेडी ये तमाम चीज़ें मौजूद थी, अमेरिका, यूरोप, दुनिया में आप देख लें, लेकिन हमारे यहाँ इसकी ज़्यादा लोग इस तरफ नहीं गए थे। लेकिन अब डेली जो है ना इसकी बुनियाद पे हम देख सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स और हमारे ऑफिस में जो लोग काम करने वाले हैं वो टेक्नोलॉजी की तरफ आ रहे हैं। अब थर्ड वेव भी आ रही है तो उसका भी इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि यही होगा, स्मार्टली लॉकडाउन होगा और ऑनलाइन सारी चीज़ें, ऑनलाइन तमाम दफातर में से 50% स्टाफ, तमाम इलेक्ट्रॉनिक ये प्रिंट मीडिया के लोग या तमाम दफातर के हमारे अपने 50% लोग अब घरों में बैठ के अपना काम कर लिया करें, और ये काम पूरी दुनिया में होता है।
यहाँ, लेकिन इस तरफ हमारा रुझान नहीं था। लेकिन इन हालात की वजह से बहुत अच्छा हो गया कि अब लोग अपने घरों से ही बैठ के काम कर सकते हैं। और नई जनरेशन जो है ना, अब आपकी देखिए इस की वजह से पूरी दुनिया का कोई वाक़या हो, कोई ऐसी वो चीज़ हो, मिनटों में आप तक पहुंच जाती है। पहले हमारी बदनसीबी थी कि हमारे पास ये खबरें नहीं आया करती थी, अब आ जाती है। तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। और नई नई ये इसमें जो लोग आ रहे हैं, वो देखिए 5G की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और हर इलाके के अंदर आपको जो है इस वक्त नेट की ज़रूरत पड़ रही है। हर गांव गोट के अंदर आपको ज़रूरत पड़ रही। इससे पहले तो कभी नहीं था। वो रेडियो टीवी देखा करते थे। अब टेक्नोलॉजी की वजह से उनको अवेयरनेस तो हो रही है ना पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। तो इसको हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अवेयरनेस कितनी ज़्यादा हो रही है इसकी। और जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी उतनी ज़्यादा बच्चों की नॉलेज भी होगी। हम अपनी जनरेशन को क्या दे के जा रहे हैं, कम से कम कुछ तो अवेयरनेस दे के जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी से नॉलेज भी गेन हो रही है। सर, मैं चाहूंगी कि आप कमेंट करें इकोनॉमी के ऊपर। एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही थी लास्ट वीक, हमने विटनेस किया काफ़ी हद तक। सारी चीज़ें बहुत सेंसिटिव हो गई थी और बहुत ज़्यादा टफ टाइम हो गया था पूरे मुल्क में अगर देखा जाए तो। मैं आपसे अर्ज करूँ, क्या दिखाई दे रहा है? पूरा एक महीना तकरीबन हम पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी हमारे यहाँ। अजीब सी सूरत हाल PDM और गवर्नमेंट की चल रही थी। लेकिन अब हमें नज़र आ रहा है एक तरीके का सेटलमेंट हो गया, सेनेट के इलेक्शन हो गए और उसका भी जो है ना लोग अपनी जगह सेटल होने शुरू हो गए। इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। जो लोग पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए, जैसे अभी तस्करा हुआ कि रोशन पाकिस्तान का जो अकाउंट खुले हैं, इसके अंदर जो बेहतरी आ रही है वो किस बात की खमाजी करती है कि अब हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई और लोगों का जो बाहर के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनका एतमाद हम पे आ रहा है ना। इतनी जल्दी 1 लाख से ज़्यादा अकाउंट अभी तक खुल जाना ये बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया में ये भी इसी टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ ना। पूरी दुनिया में ये सब कुछ नहीं था, वो तस्वुर में, लेकिन पाकिस्तान में इसको इस तरफ लाया गया। रोशन पाकिस्तान की तरफ से आपका एक्सचेंज भी बढ़ना शुरू हो गया। एक्सचेंज बढ़ा तो आपके यहाँ स्टेबिलिटी भी आ गई। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हर मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ आ गए और हमें उम्मीद है कि ये इकनॉमिकली जो सूरत हाल है रोज़ बरोज़ तेज़ी की तरफ जा रही है और जाएगी भी। आने वाला वक्त हमें यही बता रहा है कि ये जो अब इनके 2-2.5 साल रह गए, अब ये भी इकनॉमिकल अपनी चीज़ों को, फाइनेंशियल चीज़ों को मज़ीद जो है ना मज़ीद बेहतर बनाएंगे। सिक्योरिटी की सूरत हाल आपके यहाँ बहुत अच्छी है। आप देखिए अब पहले की सिक्योरिटी के हालात में और आज के हालात में बहुत ज़्यादा फ़र्क है ना। अब अगर आप देखें एक तरफ तो इसी टेक्नोलॉजी में मैं आपसे बात करूं, बलूचिस्तान का जो पूरा इलाका है वहाँ पे कभी कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं हुआ करता था। आज आप गवादर है, कोयटा है, बलूचिस्तान के जितने इलाके हैं वहाँ पे अब टेक्नोलॉजी की वजह से उनको अवेयरनेस है ना मौजूद, उनको मालूम भी हो रहा है क्या कुछ नहीं हो रहा है। गवादर में जो इस वक्त ख़ास तौर पे मैं गवादर का तस्करा हूँ, गवादर के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है वो किस वजह से हो रही है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खत्म हो गई तो वहाँ पे हो रही है। CPEC के बहुत सारे काम हो रहे हैं। एयरपोर्ट जो आपका बन रहा है, साउथ एशिया का बेस्ट एयरपोर्ट वहाँ बन रहा है, साउथ एशिया का। आप ये बताइए 5000 एकड़ के ऊपर बना रहे हो। सर, मैं इस पॉइंट पे भी आऊंगी और आगे डिबेट पूरी चलेगी प्रोग्राम के अंदर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जो पॉइंट चल रहा है डिजिटल और ओवरऑल इकोनॉमी, तो मैं सलमान साहब से पूछना चाहूँगी। सर, दिखाई ये दे रहा है कुछ पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है। हम रीजन में देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट्स बहुत ज़्यादा आज बुलिश नोट पे दिखाई दिए, तो इसका रीज़न क्या है? इंटरनेशनल लेवल की अगर आप बात कर रही हैं तो कल फेडरल रिजर्व जो अमेरिकन मॉनेटरी पॉलिसी को अनाउंस करता है, उन्होंने इंटरेस्ट रेट को मेंटेन रखा है जो खासा लो है। और इससे कुछ अर्सा कबल ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, लेकिन इन्होंने 2023 तक इसको मेंटेन रखने का ऐलान किया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सर, इस पर मैं यहाँ पर आपको पॉज करूंगी। हमारे साथ अकील करीम डेडी साहब ओवर कॉल मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। आप चेयरमैन हैं इक्विटी ग्रुप के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सर, सबसे पहले ये बताइए कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई है, मार्केट के अंदर काफ़ी हद तक रिकवरी मोड देखा जा रहा है। आज के दिन कुछ माइनर करेक्शन देखी गई है, लेकिन अगर हम पूरी बात करें यानी कि ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो कैसा दिखाई दे रहा है इकोनॉमिक कंडीशन या सिनेरियो? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि इस वक्त माशाल्लाह इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी बेहतर है। काफ़ी अरसे के बाद हम पाकिस्तानी रुपये को स्ट्रॉन्ग होता हुआ देख रहे हैं। काफ़ी अरसे के बाद हम अपने रिजर्व को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। इवन बजट डेफिसिट होने के बावजूद ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट ठीक हो रही है, हमारी इंपोर्ट में कमी आई है, हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ बहाल हुई हैं, हमारे रिलेशन पूरी दुनिया में सबसे अच्छे हो गए हैं। एक इंडिया अब हमारे से अलग है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उनको भी दावत दी है कि आप आए, हमसे बातचीत करें, मसाइल बैठ के हल करते हैं।
और इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल लोगों को मिला हुआ है कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो रही है। पहले तो हम बोलते थे हाउसिंग सेक्टर, अब तो पाकिस्तान में कोई एक सेक्टर ऐसा नहीं है जिसके बारे में हम कह सकते हो कि वहां कुछ नहीं हो रहा। अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है, हर जगह काम हो रहा है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आपके सामने है, मामलात पहले से जब बहुत ज्यादा बेहतर हो गए हैं और आगे भी बेहतरी की उम्मीद की जाती है। इन्फ्लेशन भी मेरा नहीं ख्याल है कि अब कोई बहुत बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट के हवाले से भी मैं समझ सकता हूं कि कोई बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है, बल्कि कल जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो अनचेंज ही रहेगी। और इक्विटी मार्केट अब इवन बढ़ने के बावजूद सस्ती तरीन मार्केट है। लोग अपने, जारी बात है, बैंक डिपॉजिट पे तो कोई रिटर्न मिलेगा नहीं, तो लोग इक्विटी मार्केट की तरफ भी देख रहे हैं। और इस वक्त भी ये मैं समझता हूं इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि लोग इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। लोग इस अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं। सर, रीजन के अंदर आज मार्केट्स पॉजिटिव दिखाई दी हैं, पाकिस्तान की मार्केट नेगेटिव बिहेव कर रही है, ऐसा क्यों हुआ है सर? उसकी वजह यह है कि कल आपने एक खबर देखी थी जो कि पुरानी खबर है कि IMF ने कुछ कंडीशनें की हैं, FBR को कहा है कि अपने टैक्स बेनिफिट को आप खत्म करें। अगर हम उसको देखें जो कि 26 फेब की न्यूज थी, ऑलरेडी ये न्यूज आ चुकी थी, तो आज ये ऑर्डिनेंस की सूरत में इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट कर रही है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो कोई बहुत नेगेटिव न्यूज है। उसका छोटा मोटा इम्पैक्ट जरूर आएगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि वो कोई बड़ा इम्पैक्ट आएगा। और हम समझते हैं कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर चीजें डिस्काउंट हुई है, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि जब भी कोई खबर आती है तो उसका इम्पैक्ट आता है। सर, एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कुछ रेगुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक एक्सचेंज पे कुछ ज्यादा रेगुलेशंस रखे जा रहे हैं, डिफरेंट अगर दूसरे रीजन या दूसरी चीजों की बात करें तो ऐसा है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, रेगुलेटर अभी तो मैं समझता हूँ कोई इस तरह की चीज हमने नहीं देखी है कि हम ये कह सकें। स्टॉक एक्सचेंज के फ्रंटलाइन रेगुलेटर और एपेक्स रेगुलेटर इस वक्त अच्छी कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, आप ये भी देखें कि सिर्फ लोगों को मॉनेटरी पॉलिसी से ये डर था, क्योंकि PIBs वगैरह के रेट बढ़े हुए थे, तो वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी अगर उठा के देखें, जिसपे गवर्नर स्टेट बैंक खुद कह चुके हैं कि इंटरेस्ट रेट फिलहाल जून तक बढ़ने के चांसेस नहीं है। और आज आपने देखा होगा कि PIBs के रेट भी नीचे आए हैं, और वो नीचे आना ये इंडिकेट करता है कि आपके इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहेंगे। और मैं समझता हूँ कल मार्केट इसको पॉजिटिव लेगी, क्योंकि जो PIB लेट हमने देखा कि नीचे आए थे, और ये जब न्यूज मार्केट में आई है, तो मैं समझता हूँ कि कल ये मार्केट फिर अच्छी परफॉर्म कर सकती है। कल मार्केट अच्छी परफॉर्म कर सकती है। सर, इकोनॉमिक ट्रिगर्स बता दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है कि मार्केट के अंदर यानी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ट्रिगर ऐसा दिख रहा है जो इकोनॉमिक ओवरऑल पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाए? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारी इक्विटी मार्केट में कौन कौन सी चीजें हैं जो इम्पैक्ट करती है। नंबर 1, रोशन डिजिटल अकाउंट, जिसमें मुसलसल पैसा आ रहा है। नंबर 2, रेमिटेंस बढ़ के आ रहा है। नंबर 3, एक्सपोर्ट के ऑर्डर बहुत ह्यूज क्वांटिटी में मिले हुए हैं। नंबर 4, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है बहुत बड़ी उससे। नंबर 5, IMF का कॉन्फिडेंस का इजहार कर चुका है पाकिस्तान की इकोनॉमी पे। नंबर 6, आप हाउसिंग सेक्टर का जो बूम आप देख रहे हैं, और ये आपकी पूरी इकोनॉमी को टर्न अराउंड करेगा। नंबर 7, मॉर्गेजेस पाकिस्तान में पहली दफा हम देख रहे हैं कि हाउसिंग सेक्टर में अवेलेबल है, पहले जो कभी भी नहीं होती थी। कोई फिर जैसे ही IMF से आपका पैसा मिलेगा, बाकी सेक्टर, बाकी जगहों से वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये आपको पैसे देने शुरू कर देगा आपके ऊपर। फिर इस वक्त रुपी इतना, आज रुपी को अगर उठा के देखें तो 155। आप क्या पाकिस्तान में कभी सोचा था कि 172 रुपए का 155, 17 रुपए आपका रुपी रीवैल्यू हुआ है।
ये पाकिस्तान में पहले आपने कभी भी नहीं देखा होगा। ये हम पहली दफा देख रहे हैं और यही चीज आपकी ये जो इंडिकेशन है ना, ये फॉरेन इन्वेस्टर को पाकिस्तान की तरफ भेजेगी। आपके यहाँ पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट आएगी, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगी, आपके मुल्क में अब स्टेबिलिटी भी आ चुकी है, आपके पूरी दुनिया से रिलेशन भी बिल्ड हो चुके हैं। अब तो एक्टिविटीज का दौर है। आगे मैं समझता हूं कि जो आदमी इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा वो पैसे बनाएगा और मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिल सकती। और हम देख रहे हैं कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी भी पाकिस्तान का बहुत ज्यादा रुख कर रहे हैं। अब वो पाकिस्तान में प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं। फिर आप ये देखें कि टूरिज्म के हवाले से पहली दफा हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े ग्रुप पाकिस्तान की पगार रुख कर रहे हैं। तो आपके पास न्यूज पॉजिटिव इतनी ज्यादा है, पॉजिटिव न्यूज है और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान तरक्की की राहों पे चलता हुआ जो गामजन दिखाई दे रहा है वैसे ही आगे फ्यूचर में भी दिखाई दे। थैंक यू सो मच। अकील करीम डेडी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ओवरऑल काफी डिटेल एनालिसिस हम देख रहे हैं, पॉजिटिविटी प्रिवेल हो रही है। ऑल एंड ऑल अक्रॉस द बोर्ड हमें दिखाई दे रही हैं चेंजेस, जो कि फाइनली अब आते हुए चेंज दिखाई दे रहे हैं, जिसको काफी अरसे से वेट किया जा रहा था। सलमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सलमान साहब, रीजन की बात हो रही थी, रीजन में पॉजिटिव मार्केट जो है वो काफ़ी हद तक दिखाई दे रही है। पाकिस्तान की मार्केट आज नेगेटिव जो है वो दिखाई दे रही है। AKD साहब ने भी यही कहा कि कुछ जो हम देख रहे हैं कल पॉलिसी रेट अनाउंस हो रहा है उसका इम्पैक्ट आ सकता है। और कोई रीज़न है या फिर यही रीज़न है? देखें, इंटरनेशनल फैक्टर तो मैंने आपको बता दिया कि फेडरल रिजर्व ने मेंटेन रखा है और ये बहुत बड़ा डिसीजन है। और इसके साथ साथ अमेरिका की जो ग्रोथ टारगेट है, जो ग्रोथ उनको उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है अगले 2-3 साल में। हमारे यहाँ स्पेसिफिकली जैसे कि अकील भाई ने भी कहा, IMF की एक कंडीशन थी कि आप टैक्स एग्जेम्पशंस कॉर्पोरेट सेक्टर से ख़त्म कर दें। उसमें एक एग्जेम्पशन जो स्टॉक मार्केट को दी गई थी, लिस्टिंग ऑफ न्यू कंपनीज, इनको टैक्स बेनिफिट था। पहले साल 20%, उसके बाद लगातार 2 साल तक 10% का टैक्स बेनिफिट था। जो भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करेगी उसका टैक्स का 20% पहले साल और 10% अगले 2 साल तक उसको मिलेगा। ये ख़त्म कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू दी रिपोर्ट्स, करा जा रहा है आने वाले बजट में और शायद आज या कल में काबीना से अप्रूव हो जाएगा ऑन दी इंस्ट्रक्शन ऑफ IMF, जिस पे आज MD स्टॉक एक्सचेंज ने इस पे मुतालबा किया FBR से कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि नई लिस्टिंग की इस तरीके से डिस्करेजनेस होगी। लेकिन इसमें मैं वाजे कर दूं कि IT सेक्टर इसमें शामिल नहीं है। हर वो सेक्टर जो एक्सपोर्ट्स कम से कम 80% करता है शायद वो इसमें शामिल ना हो, इसमें स्पेशली IT सेक्टर है। इसके अलावा एक नई लिस्टिंग होने वाली है सर्विस ग्लोबल फुटवेयर की, वो भी कोई 80-95% उनकी एक्सपोर्ट होती हैं, तो वो भी इसमें शायद शामिल ना हो। तो लिहाजा इस पर कुछ, हालांकि ये पुरानी खबर है, 10-12 दिन पहले आ चुकी है, दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली ये कल की मॉनेटरी पॉलिसी है, उस पर खदशात। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो एनालिसिस हैं, जो हालात लग रहे हैं, अमेरिका में भी एक स्टेटमेंट दी गई थी जब ये अनाउंसमेंट हुई थी मॉनेटरी पॉलिसी कल के, बिकॉज ऑफ कोविड-19 इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इंटरेस्ट रेट को इस वक्त बढ़ाया जाए, फिजिबल नहीं है। इस वक्त मईशत को हौसला अफजाई की ज़रूरत है। तो आई एम श्योर कि पाकिस्तानी जो स्टेट बैंक की जो भी मॉनेटरी कमेटी है वो डेफिनेटली इट विल फॉलो द सेम प्रिंसिपल विच इज़ फॉलोइंग बाय अमेरिकन फेडरल रिजर्व। ओके, मईशत को हौसला अफजाई की ज़रूरत है। महमूद साहब आपके ऊपर आऊँगी। दिखाई ये दे रहा है कि मईशत राइट ट्रैक पे जा रही है। अगर हम बात करें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की या डिफरेंट और एस्पेक्ट से बात करें तो कैसा लग रहा है कि अब जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स चल रहे हैं क्या इसी लाइन में दिखाई देंगे आने वाले दिनों में? बिल्कुल, आने वाला वक्त ये बता रहा है। ख़ास तौर पे मैं आपको अगर हाउसिंग इंडस्ट्री की बात करूं कि इस वक्त जो ये रोशन डिजिटल अकाउंट्स खुलने की वजह से मार्केट के अंदर आप क्या अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस बात की गवाह है कि मार्केट के अंदर अब बाहर आने शुरू हो गए। हाउसिंग इंडस्ट्री की वजह से आपको पता है 70 अलाइड और इंडस्ट्रीज जो हैं वो चला करती हैं। अब हर पाकिस्तान में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जितने भी शहर हैं आपको नए नए प्रोजेक्ट्स वहाँ नज़र आ रहे हैं। नए प्रोजेक्ट जब भी अनाउंस किए जाते हैं जब मार्केट में बाहर आता है। मार्केट में बाहर मौजूद है और फ़ॉरेन में जो लोग भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा साइन है हमारे लिए कि अब इसकी वजह से मालूम ये होगा कि आपको इकनॉमी में ग्रोथ आ रही है। ऐसे ही अगर आप ये देखें कि इस वक्त
जो बाहर से जितना पैसे आ रहे हैं वो कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। सी पैक की वजह से गवादर में इन्वेस्टमेंट बहुत हो रहा है। आपके इल्म में शायद ये बात होगी कि अभी जो आपका एयरपोर्ट बन रहा है वो साउथ वेस्ट का सबसे बड़ा जो है ना एयरपोर्ट बन रहा है। ये 5000 एकड़ के ऊपर। वहाँ पे ऑयल सिटी आ रही है, ऑयल सिटी अरामको लेके आ रहा है। फिर वहाँ पे जो वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा है। तो ये किस वजह से आ रहा है? स्टेबिलिटी आपकी आ गई, इस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है। नीड भी है। हाँ, और इसकी ज़रूरत भी है। अब आप देखिए हाउसिंग का जो पैकेज प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया था उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया जून तक। उसमें नए जितने कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया गया था, अब उसमें भी बहुत सारे बिल्डर्स ने अपने अपने यानी वो डाल दिए हैं और उसकी अप्रूवल हर अदारे से आ रही हैं। वाहिद एक अदारा हाउसिंग इंडस्ट्री की वाहिद एक चीज़ ये है कि जिस पे प्राइम मिनिस्टर वीकली एक मीटिंग करते हैं, एवरी वेडनेसडे और थर्सडे आबाद के लोगों के साथ और अपने चीफ सेक्रेटरी के साथ। अभी उन्होंने एक और कल परसों इंस्ट्रक्शन दी है प्राइम मिनिस्टर ने बलूचिस्तान के लिए ख़ास तौर पे कि वज़रा और वफाकी सेक्रेटरीज़ बलूचिस्तान में दौरे करें और गवादर को अपलिफ्ट करने के लिए क्या क्या तजावीज़ दी जा रही हैं उसको भी मुझ तक पहुँचाया जाए। तो ये एक अच्छा साइन है ना, इससे इकनॉमी में ग्रोथ होगी। जब इंडस्ट्री के लोग अच्छा वहाँ पे फ्री जोन बना दिया गया है, लोग वहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए जो है ना वहाँ बाकायदा जा रहे हैं, जो इससे पहले 2 साल पहले नहीं हो रहा था। इंडस्ट्री की जहाँ किसी भी शहर में जब इंडस्ट्री लगती है तो उससे इकनॉमिकल ग्रोथ होती है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। इससे इकनॉमिक पे हमारी ग्रोथ बढ़ेगी आगे। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सर मैं आपसे मजीद पूछना चाहूँगी, लेकिन मैं सलमान साहब से एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। सर ये दिखाई दे रहा है, मार्केट के ऊपर आऊँगी कि अब लास्ट डे है कल ट्रेडिंग सेशन, जो बायर्स हैं वो ज़्यादा थोड़े से कॉशियस नज़र आ रहे हैं आज के ट्रेडिंग डे के बाद। तो कल क्या दिखाई दे रहा है और ये नेक्स्ट वीक जब रोल ओवर वीक स्टार्ट होगा नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक, तो क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, हमारी मार्केट में कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ जब अचानक आती है तो यही रिएक्शन होता है। कभी बहुत ज़्यादा अचानक शार्पली बढ़ जाती है और घट जाती है। आई डोंट नो इस खबर को लोगों ने क्यों इतना नेगेटिव लिया, और ये पुरानी खबर है और डाइजेस्टेड खबर है, और मुझे यकीन है इस पे हुकूमत कुछ ना कुछ रिलीफ देगी। टाइम है, कोशिशें होंगी, और न्यू लिस्टिंग की है, जो लिस्टेड कंपनीज हैं उन्हें इशू नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये दोबारा मार्केट ऑलरेडी कुछ 6 साढ़े 6 की प्राइस अर्निंग रेशो पे मल्टीपल पर चल रही है, विच इज़ लोएस्ट, और डिविडेंड यील्ड भी हाई है, अर्निंग्स भी हाई हैं, और जो आखिरी क्वार्टर पाकिस्तान का गुजरा है कॉरपोरेट सेक्टर का, वो हाईएस्ट एवर प्रॉफिटेबल क्वार्टर गुजरा है। यानी इतनी अच्छी अर्निंग्स आई हैं, जो अभी क्वार्टर चल रहा है इसकी इससे भी ज़्यादा अच्छी आने की उम्मीद है। तो जब ये सूरत हाल है, और जैसे कि अभी महमूद साहब ने भी फरमाया और अकील साहब ने भी कहा कि जो हमारे यहाँ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इतने पॉजिटिव हो रहे हैं, हमारी करेंसी स्टेबल हो रही है और बहुत सारी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है फॉर द इन्वेस्टर्स। आई एम श्योर कि कल मार्केट पॉजिटिव बिहेव करेगी। अकील साहब ने तो ये कहा है कि जो पैसे कमाना चाहता है उसको पाकिस्तान आना होगा। अब पाकिस्तान में चांस दिखाई दे रहे हैं। इन द प्रॉपर्टी सेक्टर स्पेशली गवादर, आई एम टेलिंग यू कि गवादर आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि लोग शायद दुबई को भूल जाएं, और इस कदर डेवलपमेंट होगी, और इट विल टेक टाइम, और ये रीढ़ की हड्डी पाकिस्तान की बैकबोन साबित होगा। डीप सी पोर्ट है। सर ये भी बताइए कि के इलेक्ट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक न्यूज़ है जिसमें शंघाई इलेक्ट्रिक जो है वो अब जितनी भी हर्डल्स थी बीच में, फेडरल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, सब एक पेज पे आ गए। तो ये दिखाई दे रहा है कि अब ये डील जो है वो ज़रा जल्दी फाइनलाइज हो जाएगी। तो क्या इम्पैक्ट आएगा इसके ऊपर? देखें, जो सऊदी एक ग्रुप है उस अल जमाया, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर हमास साहब हैं। सऊदी इस ग्रुप ने कराची इलेक्ट्रिक में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करी हुई है। उन्हें प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये श्योरिटी दी है, यकीन दहानी कराई है, जो खबरों में हमने देखा है कि जो हर्डल्स हैं इन द वे ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ कराची इलेक्ट्रिक, जो शंघाई इलेक्ट्रिक उसे टेक ओवर करना चाहता है, मुख्तलिफ हर्डल्स हैं, उसको वो जल्द से जल्द हल करवाएंगे। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और इंशाल्लाह आई होप कि इन द कमिंग फ्यूचर कराची इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज होगा, शंघाई इलेक्ट्रिक के पास जाएगा, और बड़ी अच्छी इसमें हम मूवमेंट देखेंगे। ओके महमूद साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम बात कर रहे थे सोसाइटीज़ की, हाउसिंग डेवलपमेंट्स की, बिजनेसेस की बात हो गई, इकोनॉमी की बात हो गई, लोगों का क्या रुझान दिखाई देता है? अगर हम बाइंग पावर देखें या दूसरी चीज़ें देखें, सोसाइटीज़ में उनका जो है वो अगर हम बोले रुझान देखें तो वो कैसा दिख रहा है? देखिए, सबसे अहम बात यह कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपनी हाउसिंग स्कीम में जो अनाउंसमेंट उन्होंने किया था, उन्होंने जो 30 लाख रुपए तक का मकान देने के लिए कहा है लोगों को, और उसके अंदर एक ख़ास रिबेट दिया है। 3% वो आदमी देगा
जो बायर होगा और 3% स्टेट बैंक देगा। ये कितनी बड़ी एक कुशन दिया गया है। तो वो लोग जो जिनके पास घर नहीं थे, वो लोग जो अब इस काबिल नहीं थे, एक सैलरी का पैकेज है, उस पैकेज के तहत वो ले सकते हैं। 3% का रिबेट स्टेट बैंक देगा। हाउसिंग इंडस्ट्री के अंदर रोज़ बरोज़ आपको तरक्की नज़र आएगी और ये नज़र आ रहा है जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं, जो प्रोजेक्ट अनाउंस होते हैं उसी से अंदाज़ा हो जाता है। आपको कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, गवादर, हर जगह आपको नए हर रोज़ बड़े बड़े जो है प्रोजेक्ट अनाउंस हो रहे हैं। प्रोजेक्ट अनाउंस होना इस बात की गम्माजी है कि बायर मार्केट में मौजूद है। असल में बायर का एतमाद हो गया ना पिछले साल भर से। ये भी तो देखना पड़ेगा कि वो एक्चुअल बायर ही है या फिर वो बायर है जो लेके रख देगा और फिर आज से 10, 15, 20 साल बाद ना अब वो ज़माना गुजर गया। अब वो 10-12 साल वाला गुजर गया और वो वक्त दूसरा था। आज वक्त ये है कि हर बिल्डर ये कहता है कि जो मैं 3 साल का आपको टाइम दूंगा, 3 साल में आपको हैंड ओवर कर दूंगा। और बिल्डर अगर बैकफुट हो जाए तो फिर क्या अगर वो बैकफुट होगा तो उसके कवानीन बनाए गए हैं, आबाद के साथ मिलके कवानीन बनाए गए हैं, बिल्डिंग कंट्रोल के साथ मिलके कवानीन बनाए गए, विद इन पीरियड उसको देना है हर सूरत में। इससे पहले ऐसा नहीं था ना। लेकिन उसके साथ साथ ये भी पाबंदी लगाई गई है कि आउटर डेवलपमेंट जो है ना, वो भी जो मौजूदा गवर्नमेंट के लोग हैं, जो अदारे हैं ना, वो उसको कंप्लीट करके दें। मार्केट में इस वक्त जितने भी नए अनाउंसमेंट हो रही है, आप देखिए अभी कल परसों के अंदर भी कराची में 2-3 बड़े प्रोजेक्ट आए, इस्लामाबाद में बहुत प्रोजेक्ट आ रहे हैं, लाहौर के अंदर आप टीवी पे आप देखें रोज़ाना और अखबारात आपको गवाह है ना इस बात के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो ये इस बात की गम्माजी है कि लोगों का एतमाद बढ़ रहा है, लोग अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो काम हुआ है, फिर मैं दोबारा आपसे कहूँगा कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना, वो अपना पैसा यहाँ ला रहे हैं, इससे आपके रिजर्व बढ़ रहे हैं, वही आपकी इकनॉमी में असल इस वक्त काम आ रहा है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आपकी इकनॉमी और बूस्टअप करेगी वक्त के साथ साथ। लेकिन हमें इस बात पे यकीन करना चाहिए कि वक्त बड़ी तेज़ी के साथ जिस तरह तेज़ी से बदल रहा है, इस तरीके से हमारे यहाँ रिज़र्व क्यों बढ़े। जो रोशन जो आपका नया जो आपने फॉरेन करेंसी का जो सिस्टम बनाया उसी वजह से बढ़े ना। एग्जैक्टली सर, इस पर मजीद बात करेंगे। करेंसी की बात हो रही है तो नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। जी, कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट पे देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,01,767 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 87,341 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर ऑunce $1,735.51, ऑयल WTI पर बैरल $64.33, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $67.74। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 184 रुपीज़, सेलिंग वॉज 186, यूके पाउंड बाइंग रही 215 रुपीज़, सेलिंग वॉज 217.50, US dollar buying rahi 155.10, selling was 155.80. Chinese yuan buying at 24.85, selling was 25 rupees. Saudi Riyal buying at 41.50, selling was 42 rupees. UAE Dirham buying at 41.95, selling was 42.35. Kuwaiti Dinar buying rahi 490 rupees, selling was 492.50. And lastly Omani Riyal buying rahi 401 rupees, selling was 403 rupees. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। हम देख रहे हैं डॉलर प्राइस यहाँ पर कुछ डेप्रिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है और रुपी एट द सेम टाइम अप्रिशिएट हो रहा है 155 के अराउंड। इट मीन्स कि यहाँ पे काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनली एक अप्रिसिएशन दिख रही है, इट इज़ अ गुड साइन। सलमान साहब से बात करेंगे। सर, क्या दिखाई दे रहा है, ये अप्रिसिएशन आ रही है तो क्या रीजंस है इसके पीछे? इसके बुनियादी रीजंस जैसे पहला नंबर पर रोशन डिजिटल पाकिस्तान हो गया, बहुत इसमें डॉलर्स आ रहे हैं, दूसरे पे एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, तीसरे रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं। इसके साथ साथ चूंकि कोविड-19 की वजह से बहुत सारी अभी इंटरनेशनल ट्रेड एक्टिविटीज़ रुकी हुई हैं, चाइना के इंपोर्टर्स नहीं हैं एक्टिव, उनको डॉलर्स नहीं जा रहे हैं, दुबई बंद है, हज उम्रे पर पाबंदी है, वो भी डॉलर्स बड़ा ज़्यादा कंजप्शन वहाँ होती है। तो ये सारी वजूहात की वजह से हमारी करेंसी वाफर मकदार में है और हमारी पाकिस्तानी करेंसी अप्रिशिएट कर रही है और इंशाल्लाह ये मुझे लग रहा है कि 150 के लगभग अनकरीब इंशाल्लाह ताला आ जाएगी। एग्जैक्टली सर, लेकिन आपने कहा कि एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं तो एक्सपोर्टर्स के लिए तो ये नेगेटिव न्यूज़ होगी क्योंकि जब डॉलर डिप्रिशिएट हो रहा है और रुपी अप्रिशिएट हो रहा है तो उनके लिए तो ये नेगेटिव साइन है। नहीं, देखें दूसरी जानिब ये है कि एक्सपोर्ट्स की क्वांटिटी वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स में यकीनन इसका एक इम्पैक्ट होता है, लेकिन आप देखें जिस क्वांटम पे एक्सपोर्ट्स अब हो रही हैं ये शायद कई गुना ज़्यादा हैं पिछले साल और उससे भी पिछले साल के मुकाबले में। तो आई एम श्योर कि जो क्वांटम है वो उसको कवर करेगा।
क्वांटम को कवर करेगा। अच्छा सर, ओवरऑल अब ये दिखाई दे रहा है कि रुपी भी जो है वो अप्रिशिएट हो रहा है, सारी चीज़ें अब इकोनॉमी की पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं। अब FATF जो हमारा जून और जुलाई में चला गया है, उसके बारे में क्या कमेंट है, उसके बारे में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है? ये बड़ा आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। मैं समझता हूँ इसको हमें डिस्कस करना चाहिए, और ये इन द कमिंग फ्यूचर ये एक नया बूस्टर होगा पूरे बिजनेस के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए, कैपिटल प्रॉपर्टी मार्केट के लिए। और हमें बड़ी उम्मीद है कि इस दफ़ा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा, और पाकिस्तान को जो पाबंदियां बिज़नेस एक्टिविटीज़ में होती हैं, ट्रेडिंग में होती हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। और जितनी एक्सपोर्ट्स अभी बढ़ रही है, जितने फ़ायदे भी हो रहे हैं, इससे ज़्यादा फ़ायदे पाकिस्तान को होंगे इन द कमिंग फ्यूचर। सर, वन लाइनर प्रोग्राम के लास्ट मोमेंट से मैं चाहूँगी कि आप बताइए कि अब मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है वो कहाँ जाए, और स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करें? देखिए, स्मॉल इन्वेस्टर्स जो होल्डिंग पावर अगर उनकी है तो डेफिनेटली वो इन्वेस्ट करें, वो कमाएंगे। और मार्केट मैं समझता हूँ काफ़ी होल्डिंग पावर जिनकी होल्डिंग पावर है, और इंशाल्लाह इस साल हमें उम्मीद है मार्केट जो है वो नया रिकॉर्ड हाई बनाएगी। रिकॉर्ड हाई बनाएगी। ओके, सलमान साहब ने मार्केट का एनालिसिस दिया। मैं चाहूंगी कि आप रियल एस्टेट के बारे में बताइए कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अभी रियल एस्टेट के अंदर, टाइम है? बिल्कुल यही टाइम है रियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट का, और वक्त साबित करेगा। देखिए, डॉलर आपका पाकिस्तानी रुपी अब कहाँ आ गया, ये इससे पहले तो हम 1 साल से शोर कर रहे थे और हम देख रहे थे, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अब जो लोग भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, वो एनालिसिस करने के बाद कर रहे हैं जी। और सबसे अच्छी बात ये कि जो आपका पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी है वो इन्वेस्टमेंट बहुत कर रहे हैं प्रॉपर्टी में बहुत। थैंक यू सो मच। महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। सलमान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में वक्त दिया आपने। हम ये देख रहे हैं, चाहे प्रॉपर्टी की बात हो या मार्केट की बात हो या डिफरेंट बॉन्ड्स और यील्ड्स की बात हो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान आइडियल कंट्री दिखाई दे रहा है पूरे रीजन में भी, और अगर हम बात करें पूरे ग्लोबली तो वहाँ भी यही जो है वो लाइमलाइट दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान जो है वो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से अगर अब देखी जाए तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज biztalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।